मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर हम लोग रोज चर्चा कर रहे हैं और यहां मैं जितने भी क्वेश्चन लेता हूं सब सीजी व्यापम और सीजी पीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और अधिकतर प्रश्न तो इन परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल ने निम्न उपन्यास लिखे। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। तो देखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, तो नीचे 4 रचनाएं दी हुई है उपन्यास। तो इनमें से कौन सी रचना इन्होंने लिखी है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, नौकर की कमीज ये इन्होंने लिखा है, दीवार में एक खिड़की ये भी इन्होंने लिखा है, उसको देखिएगा खिलेगा तो देखेंगे ये भी इनकी रचना है। मतलब कि 1 3 4 इनकी रचना है, ये 1 3 4 इनकी रचना है। इसके अलावा इन्होंने ना और भी काफी सारी रचनाएं लिखी है, जैसे कि लगभग, उसके बाद जय हिंद, उसके बाद है एक इनकी रचना है वह आदमी चला गया। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने अपनी राजधानी बनाया। तो इसका आंसर जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अभी जो सीजीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था ना लास्ट 14 फरवरी 2021 को, तो मैंने ये क्वेश्चन वहां से लिया है। तो जैसा पूछा गया था वैसे ही मैंने उठा लिया है। तो आपको बताना है कि चित्रांगदपुर नामक स्थान किस राजवंश ने अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिएगा, ये जो चित्रांगदपुर है, क्या आज के समय में ऐसी कोई जगह हमारे छत्तीसगढ़ में है? नहीं है ना। देखिएगा, जो महासमुंद में जो सिरपुर है ना, वही किसी जमाने में चित्रांगदपुर के रूप में जानी जाती थी। और किस राजवंश ने इसको अपनी राजधानी बनाई थी? तो पांडु वंश के शासकों ने चित्रांगदपुर को अपनी राजधानी बना रखी थी। ध्यान रखना, चित्रांगदपुर सिरपुर पांडु वंश के शासकों द्वारा। वही जो कलचुरी हैं भाई, इन्होंने तो सबसे पहले तुम्माड़ को अपनी राजधानी बनाई, फिर रतनपुर को, फिर रायपुर इनकी राजधानी हुई, और उसके बाद छुरी कोस गई थोड़े समय के लिए इनकी राजधानी थी। इधर जो रायपुर शाखा के जो शुरुआती जो शासक थे वो लोग खल्लारी में भी रह रहे थे कुछ समय तक। तो रतन कलचुरियों के विषय में, बाकी जो मौर्य थे भाई, इन्होंने छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया, लेकिन यहाँ राजधानी थोड़ी ही बनाया, इनकी राजधानी तो पाटलिपुत्र थी। तो ये ध्यान रखना। तो पांडु वंश के शासकों ने चित्रांगदपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ राजवंश का नाम दिया हुआ है, दूसरे तरफ संस्थापक का नाम दिया हुआ है। तो आप लोग जो है जल्दी से इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। नल वंश, ये स्कंद वर्मा या फिर स्कंद वर्मन। उसके बाद जो सरभपुरीय वंश है, सुखदेव राज। पांडु वंश, ये तीवरदेव। सोम वंश, ये शिवगुप्त। तो इस तरह से आपका क्या आंसर हो जाएगा? 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2। 3 4 1 2 ये आपका आंसर होगा। 3 4 1 2 मतलब स आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो यहां पर 4 जोड़ियां दी हुई है, इनमें से 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, पहला दिया है परलकोट विद्रोह। ये सब विद्रोह है जो हमारे छत्तीसगढ़ में हुए थे। परलकोट विद्रोह 1825 में हुआ था और किसने नेतृत्व किया था? तो गेंद सिंह, बिल्कुल सही है। तारापुर विद्रोह, ये दलगंजन सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। दलगंजन सिंह ना तारापुर जमींदारी के जमींदार थे और राजा के भाई भी लगते थे। और इस समय राजा कौन थे? देखो, ये तमाम विद्रोह ना बस्तर क्षेत्र में हुए थे। तो तारापुर विद्रोह के समय में भूपाल देव राजा था। उसके बाद देखिएगा, भूमकाल विद्रोह बड़ा फेमस है, इसका नेतृत्व गुंडाधुर ने किया था। 1910 में हुआ था ये। बस्तर के राजा थे इस समय रुद्र प्रताप देव। तो ये तीनों कथन सही है, तीनों जोड़ियां सही है। तो भाई यही गलत होगा। कोई विद्रोह का नेतृत्व गोपीनाथ ने नहीं किया था, नांगुल दोरला। किसने किया था भाई? नांगुल दोरला। तो आप लोगों का ये आंसर सही हुआ होगा अगर आपने कमेंट में जवाब दिया होगा। तो नांगुल दोरला ने जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 में यह विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था? तो देखिएगा, इस समय तक ना हमारा जो छत्तीसगढ़ है पूरा बस्तर सहित अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया था 1854 में ही। तो उसके बाद क्या था कि जो अंग्रेज थे वो छत्तीसगढ़ का शोषण करना शुरू कर देते हैं। यहाँ की जो
वन संपदा, जो जंगल वृक्ष है उसका दोहन करना चालू कर देते हैं। साल वृक्ष की बड़ी संख्या में कटाई शुरू हो जाती है। अब इस चीज का बस्तर क्षेत्र में रहने वाले दोरला जनजाति के लोगों ने घोर विरोध किया और इसी विरोध का नतीजा था कोई विद्रोह, साल वृक्ष की कटाई के विरुद्ध। तो आपका आंसर क्या होगा? द। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनके उपन्यास सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है साहित्यकार का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके क्या कहते हैं और रचना उपन्यास। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से आप इसका नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो देखिएगा, पहला दिया है शिवशंकर शुक्ल मोंगरा, बिल्कुल सही है। लखनलाल गुप्त चंदा अमृत बरसाइस, ये भी सही है। केयूर भूषण फुटहा करम, ये भी सही है। उसके बाद देखिएगा परदेसी राम वर्मा कुल के मरजात, ये गलत है। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये जो कुल के मरजात है ना, ये किसने लिखा है? तो परदेश केयूर भूषण ने लिखा है। तो कुल के मरजात किसने लिखा है? केयूर भूषण ने। तो यही जो है आपका आंसर होगा, मतलब ये जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और मैंने भी अपने जो पिछले जो वीडियोज है ना, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोज, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को काफी बार शामिल किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, जो रायपुर है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराने जिलों में से एक है। रायपुर और बिलासपुर ये दोनों सबसे पुराने जिले हैं ना। तो और रायपुर जो कि काफी पहले से ही छत्तीसगढ़ के प्रमुख नगरों में से एक हुआ करता था। तो 1967 में रायपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया। कब? 1967 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, हमारा जो छत्तीसगढ़ है 1854 में अंग्रेजों का गुलाम बना। कब? 1854 में। उसके बाद जो है अंग्रेज यहाँ पर अपनी नीतियां लागू करना शुरू कर देते हैं। पहले तो तहसील गठित करते हैं और उसके बाद फिर 1861 में जिलों का गठन किया जाता है। तीन जिले बनाए गए थे ना, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। उसके बाद ठीक एक वर्ष पश्चात अर्थात 1862 में इन तीन जिलों को मिलाकर के, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर को मिलाकर के एक संभाग बनाया जाता है, छत्तीसगढ़ संभाग। तो ये कब संभाग बना? तो 1862 में मध्य प्रांत के अंतर्गत प्रशासकीय संभाग बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिएगा, बोल रहा है कि मराठा प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बोल रहा है मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा। नहीं, पूरी तरह से तो जारी नहीं रखा, लेकिन कुछ कुछ चीजों को उन्होंने जारी रखा। हाँ, ये बोला जा सकता है कि कलचुरियों की शासन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करके उसको जारी रखा। ये अगर बोला जाता तो शायद ये कथन सही हो जाता, बट इसको हम लोग गलत कर लेते हैं। अगला दिया हुआ है, मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। खालसा क्षेत्र, देखो खालसा क्षेत्र का क्या मतलब होता है? जिस पर राजा का प्रत्यक्ष शासन हो। तो जो कलचुरी शासक थे, जिन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष शासन कर रहे थे, उन्हीं क्षेत्रों पर मराठों ने भी शासन किया। तो ये आपका सही है, यही सही है। और बाकी जो क्षेत्र थे ना छत्तीसगढ़ का, बाकी जो क्षेत्र थे वो जमींदारों के अधिकार में होता था, जमींदारों के माध्यम से रूल किया जाता था। मतलब जो कलचुरी शासक थे ना, वो काफी सारे क्षेत्र जिनको उन्होंने छत्तीसगढ़ों में बांट रखा था ना, तो उसको वो प्रत्यक्ष शासन करते थे। और उसके बाहर के जो क्षेत्र थे जो उन गढ़ों के अधीन नहीं थे, मतलब वो अलग से थे, वो जमींदार हुआ करते थे या वहां के छोटे छोटे राजा थे जो कि कलचुरियों के अधीन थे। और बाद में जब मराठों की अधीनता कलचुरियों ने स्वीकार कर ली, तो उन छोटे छोटे राजाओं ने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो मराठों ने जो है खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण स्थापित किया। मराठों ने भू राजस्व का दहसाला बंदोबस्त लागू किया ना, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। मराठों ने छत्तीसगढ़ का प्रशासन कलचुरी राजाओं को सौंप दिया, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकलामा लौह अयस्क किस जिले में स्थित है? तो एकलामा लौह अयस्क क्षेत्र, ये क्वेश्चन भी ना शायद जो अभी जो लास्ट पेपर हुआ था सीजीपीएससी का, उसमें पूछा गया था।
तो ये जो इकलामा लौह अयस्क क्षेत्र है, देखो अगर लोहा का नाम आता है तो अधिकतर बच्चों के दिमाग में बस्तर, बैलाडीला, दंतेवाड़ा, बचैली ये सब नाम आ जाता है, रावघाट, कांकेर, नारायणपुर। लेकिन ये जो इकलामा है ना, कहाँ पर है भाई? कबीरधाम जिले में है इकलामा। इकलामा, पालकेलामा, चिलिकलामा ये सब, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कोंडागांव जिले के एडिंगा से प्राप्त स्वर्ण मुद्रा भंडार किस शासक से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा जा चुका है ये भी। तो देखिएगा, कोंडागांव जिले के एडिंगा, कोंडागांव जो कि बस्तर संभाग का एक जिला है, तो वहाँ कोई गांव है एडिंगा करके, तो यहाँ से ना स्वर्ण मुद्रा भंडार प्राप्त हुआ है। दरअसल यहाँ से ना 29 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये किस शासक के हैं ये आपको बताना है। तो देखिएगा, व्याघ्र राज ये जो है आपका किस वंश का है? नल वंश का है। वराह राज भी नल वंश का है। महाशिवगुप्त बालार्जुन ये पांडु वंश का है। धारावर्ष ये नाग वंश का है। महाशिवगुप्त बालार्जुन तो नहीं हो सकता क्योंकि उस तरफ इसने शासन नहीं किया है, कोंडागांव तरफ। तो नल वंश के ये जो दो शासक हैं और नीचे धारावर्ष ये हो सकते हैं। तो कौन होगा भाई? वराहराज। वराहराज जो कि नल वंश का शासक था, काफी शक्तिशाली शासक था, और इसके समय के 29 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है, सिक्के। और इससे ये पता चलता है कि भाई ये तो शक्तिशाली था ही था, साथ ही साथ इसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी काफी मजबूत थी। मतलब ये सोने के सिक्के जारी करवा रहा है, मतलब कुछ तो बात रही होगी ना, बंदे में पैसा वाला रहा होगा। तो ये इसका आंसर है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।